सवाल इंडिया का में फोकस रहता है बिहार पर, तो सीधे बिहार की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है। बिहार में अपराध जो है वो बेलगाम इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बिहार में अपराध की आज की 3 जो बड़ी तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय से। बेगूसराय में दिन दहाड़े गोलियां चली, एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भोजपुर की है। यहां पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने शराब तस्करों पर जो हमला किया, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर जो है वो पटना की है, जहां पे अपराधियों ने बाइक रिपेयर कराने वाले एक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में जिस तरीके से जो इस वक्त आलम बना हुआ है, जो एक हत्याओं का, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है, सवाल यही है कि बिहार में हाहाकार और कहां है नीतीश कुमार। एक एक करके जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें और खबरें बताता हूं। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े गोलियां चली। बेगूसराय में बैरियर पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। मुंह ढककर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। बेगूसराय से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी संतोष प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट। मौजूद हूँ बेगूसराय के उस स्थान पे जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने गोलीबारी कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है और दूसरा घायल है। ये वही स्थान है जहां आप देख सकते हैं घेराबंदी किया गया है ईंटों से। एफएसएल की टीम आएगी और इसे जांच करेगी, और ये वही जगह है जहां पर बेखौफ बदमाश आए और यहाँ पर बैरियर वसूलने के लिए जो संवेदक थे वो बैठे हुए थे। यही कुर्सी है और यही टेबल दिख रहा है जिसपे वो अपराधी आए 5 से 6 की संख्या में मोटरसाइकिल से और अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जिनका नाम अमित कुमार है, और दूसरे व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं जो अभी अस्पताल में इलाजरत है। ये वही स्थान है जो बेगूसराय का, यहाँ से बस स्टैंड के लिए बस जो खुलती है बीरपुर के लिए, यहीं पर बैरियर वसूला जाता था और दिन के 11 बजे के करीब बेखौफ बदमाश आए और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद, एनडीटीवी। वहीं राजधानी पटना हो या सीतामढ़ी या कहीं पर भी जो हालात हैं बिहार में वो इस वक्त गंभीर बने हुए हैं। सीधे इस वक्त चलते हैं, रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, लगातार सवाल उठ रहा है कि एक के बाद एक जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का सिलसिला जो है वो पटना से लेकर बिहार के हर जिले में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। सरकार कहां गायब है, मुख्यमंत्री कहां गायब है और पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल, इतनी ज़्यादा घटना पूरे बिहार में हुई है, हत्याएं हुई है कि हम लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं खुद हम लोग भूल जा रहे हैं कि किस जिले में कब किसकी हत्या हो जा रही है। जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो 20 से ज़्यादा मर्डर पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों में हुई है, जिसमें कि पटना, बेगूसराय, भोजपुर, तमाम जो ज़िले बिहार के हैं उन सभी ज़िलों की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो 20 से ज़्यादा हत्याएँ मात्र 1 सप्ताह के अंदर में होती है, जो कि एक बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा करता है। और जिस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ने में विफल भी हो रही है। हालांकि बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस में अपराधियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो हत्याएं अभी तक जिसमें कि अपराधी फरार बताए जा रहे हैं और जो पुलिस के शिकंजे से बाहर है। सवाल सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर उठता है, बिहार के मुख्यमंत्री पर उठता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से है, अचेत है। तेजस्वी यादव भी लगातार मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं कि बिहार की पुलिसिंग जिस तरीके से कोलैप्स हुई है पिछले 1 सप्ताह में, जो आंकड़े आप उठाकर देखेंगे तो वो डराने वाले आंकड़े हैं। जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन लगभग 3 से 4 हत्याएं हो रही है। आप पटना की बात करेंगे तो पटना में कल 3 हत्या हुई है और आज सासाराम में, भोजपुर में और बेगूसराय में, इन तमाम जिलों में आज भी हत्या का दौर जो है वो बिल्कुल जारी है। और इसी के बीच में सवाल है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सुशासन बाबू कहां इस वक्त गायब हैं? और ना तो वो बाहर आके अभी तक उन्होंने कोई बयान दिया है, ना ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार तेज गति से इस पर काबू पाने के लिए क्या काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी पटना की, क्योंकि पटना हो या सीतामढ़ी, कहीं पर भी हालात जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त बेकाबू, बेलगाम दिखाई पड़ रहे हैं। हालात ये है कि पिछले 10 दिनों में बिहार के अंदर करीब 22 मर्डर सामने आ चुके हैं।
सबसे पहले आपको 15 तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे बिहार में अपराध की इस वक्त बहार है। एक एक करके मैं आपको ये सब जो अपराध हैं इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 4 जुलाई की, जब पटना के अंदर मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। वर्चस्व की लड़ाई जो खूनी संघर्ष में किस तरीके से बदल गई, 2 पक्षों में तलवारबाजी और 3 लोगों की मौत हुई, ये सिवान की खबर है। ये 4 जुलाई की ये भी खबर है। इसके बाद अगर पटना में बात करें तो बाइक सवारों ने 2 बदमाशों ने एक निजी स्कूल संचालकों की उनकी हत्या कर दी। ये 6 जुलाई की घटना है और पटना की घटना है। उसके बाद अगर हम नालंदा में चलें तो नालंदा में युवक और युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये जो घटना नालंदा की जो घटना जो आपको बता रहे हैं, ये नालंदा की जो घटना है ये भी बहुत दहला देने वाली घटना है। इससे भी लोग काफ़ी सख्ते में हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। उसके बाद अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहां पर भी एक युवक की हत्या जो है वो की गई थी। ये नालंदा के डबल मर्डर की बात हो रही है और ये देखिए 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। फिर 6 जुलाई को ही मोतिहारी में एक हिंसक झड़प हुई जिसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये भी 6 जुलाई की घटना है। आगे बढ़ते हैं, 6 जुलाई की ही बात करते हैं। पूर्णिया में डायन के आरोपों में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। उनके शव को उसके बाद जो गांव का तालाब है वहां पर फेंक दिया गया। फिर 10 जुलाई को पालीगंज में बालू व्यापारी की हत्या कर दी गई, गोली मारकर इनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद भी बहुत बवाल मचा। उसके बाद 11 जुलाई को पटना में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई। यह 11 जुलाई की घटना है जहां पर एक दुकानदार की उसकी दुकान के सामने ही हत्या कर दी गई। 12 जुलाई को सीतामढ़ी में एक कारोबारी की हत्या हुई, उससे भी पूरे बिहार में आतंक की बात हुई। फिर से जंगल राज की बात हुई। फिर 12 जुलाई को ही अगर सीतामढ़ी से आगे बढ़ें और नालंदा की बात करें तो 12 जुलाई को नालंदा में एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 जुलाई वापस राजधानी पटना आ जाइए, बीजेपी के एक नेता जो सुरेंद्र केवट जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 जुलाई को पटना के अंदर ही एक वकील को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उनको निशाना बनाया गया। फिर 13 जुलाई को पटना के अंदर एक पिता ने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। यह 13 जुलाई की बात है। एक और घटना 14 जुलाई की अगर हम बात करें तो बेगूसराय में 3 युवकों को गोली मारी गई, एक की मौत हो गई, 2 घायल रहे। इन सब चीजों को अगर आप एक के बाद एक देखें तो लगता है कि ऐसे कि बिहार के अंदर जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जब मन चाहे, जहां मन चाहे, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे बालू व्यवसायी हो, चाहे नेता हो, वो भी रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष की पार्टी बीजेपी के, उन्हें बेखौफ निशाना बना रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पप्पू यादव जो कि लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर यह मुद्दा ठीक से उठा नहीं पा रहे हैं और विरोध केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गया। यानी कि जो इस पूरा मामला है जिसको लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में आने से पहले एक बड़ा मामला बन सकता है, उसमें विपक्ष में भी 2 फूट दिखाई पड़ रही है। एक विपक्ष है, ट्वीट का खेल खेलते हैं। भाई जाइए, 100 MLA है, लड़िए, ताकत दिखाइए, सड़क पर लाठी खाइए। घर में बैठ करके जब आप डिप्टी सीएम थे, कटिहार में नरसंहार हुआ था जादवों का, एक अपराधी को पकड़ने में आपको 6 महीना लग गया और आप गए भी नहीं उस नरसंहार में, मनिहारी में। बारे बा, हर दिन नरसंहार हो रहा। बक्सर में हुआ, आप ही के छपरा में, सीमान में हुआ, तो क्यों नहीं गए सीमान? राजपूत था इसलिए नहीं गए। नहीं तो क्या आप यादव के यहां क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? कुशवाहा और यादव को मारा गया तो। बिहार में जिस तरीके से एक तरफ अपराध और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनता दिखाई पड़ रहा है, वहीं जो वोटर लिस्ट का मामला है वो भी तूल पकड़ता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में सूत्रों के हवाले से वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े की खबरें जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आई, जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों को वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है, इस तरह की बात कही गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि 1 अगस्त के बाद
जांच के बाद इन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है और ऐसे लोगों का नाम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदान सूची में शामिल नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक वोटर लिस्ट की जांच के दौरान इनमें से कई लोगों के पास पहचान पत्र से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर अब संग्राम जो है, महासंग्राम, वो बना हुआ है। बिहार की सियासत में कल उस वक्त एक उबाल तब आया जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उस पर हमला बोलते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में जो विदेशी नागरिकों के नाम होने की खबरें आ रही हैं उसमें प्रतिक्रिया में तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सूत्रों को मूत्र मानते हैं। इस पर विपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से कम बचाव में दिख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बीजेपी कौन होता है सवाल उठाने वाला? बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। तो तेजस्वी यादव ने अपने बयान पे कम से कम बचाव में ये कहा, लेकिन तेजस्वी यादव का जो पहला बयान था वो आपको सुनवाते हैं, जिस पर विपक्ष, जिस पे उनके जो साथी के विपक्षी दल हैं और जो सत्ता पक्ष है वो किस तरीके से उस पर हल्ला बोल कर रहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। तेजस्वी यादव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर कोई टिप्पणी करने में से पहले 100 बार सोचना चाहिए। साथ ही साथ इस ढंग की भाषा मत करिए इस्तेमाल। ये ज्ञान की धरती है, आपका ज्ञान कल कलंकित हुआ है। चलते हैं सीधे, मेरे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। प्रभाकर, कहीं ना कहीं इसको अब एक तेजस्वी वर्सेस जो बीजेपी की लड़ाई बन गई है, यानी कि जो मुद्दा था बीजेपी को भी मिल गया है, एसआईआर से फोकस हटाकर तेजस्वी यादव की भाषा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया जाए इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है लगातार एसआईआर वाले मामले पे काफ़ी हमलावर थे और वो पहले दिन से जो है उनको न केवल इस बात पर ऑब्जेक्शन था राजनीतिक रूप से, बल्कि आपने देखा कि कैसे बिहार बंद का कॉल दिया गया, कैसे उनके कार्यकर्ता सड़कों पर रहे। राहुल गांधी के साथ खुद तेजस्वी यादव ने जो है वो विरोध मार्च निकाला, इलेक्शन कमीशन तक गए और इसे एक राजनीतिक मुद्दा वो बना रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। कल जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद से जो सत्ता पक्ष है यहाँ पे, यानी कि तेजस्वी के जो विपक्षी नेता हैं, वो उन पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक तरह से एसआईआर से जो है वो ध्यान भटका के तेजस्वी यादव की भाषा के ऊपर ध्यान जो है वो केंद्रित हो गया है। लेकिन जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है, उन्होंने आज भी इस बात को रिपीट किया। उनका कहना है कि वो अपने वक्तव्य पर कायम है और उन्होंने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है जो कि बहुत ज़्यादा अमर्यादित हो।
उन्होंने समझाने की कोशिश की, किसी को किसी के शब्द से आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो जो कहना चाहते थे उसके लिए वो शब्द जो है वो उपयुक्त शब्द था। जी तेजस्वी यादव लगातार 2 मुद्दों पे इस पूरे मसले का एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। पहला, उनका कहना है कि ये टाइमिंग गलत है, ये चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, और दूसरा उनका कहना है कि जितने कम समय में करने के लिए इलेक्शन कमीशन ये पूरी एक्सरसाइज को करना चाह रही है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जी प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सीधा ब्रेकिंग न्यूज़ पर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। चीन के उपराष्ट्रपति हान यांग से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। बीजिंग में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। दोनों देशों ने अपनी अपनी बात रखी। तो चीन के उपराष्ट्रपति से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इस एक अहम बैठक दोनों देशों के बीच में से माना जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें क्या क्या दोनों देशों के बीच में बात हुई। भारत चीन एक दूसरे की सफलता में साझेदार बने, एक दूसरे की सफलता में भागीदार बने, और ये भी दोनों देशों ने माना कि भागीदार बनना सही विकल्प होगा। दोनों देश स्वास्थ्य सुविधाएं और विकास को बढ़ावा दें, इस पर भी उनके बीच में बातचीत हुई। व्यावहारिक सहयोग को लगातार आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। भारत और चीन ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इसके बीच ये दोनों देशों ने माना। चलिए इस पर आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। अनिल पांडे इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे बात करने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर चीन पहुंचे हैं और थिएनजिन में उनको विदेश मंत्रियों की एससीओ जो मीटिंग होनी है उसमें भी हिस्सा लेना है। और आज उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति जो हैं हान चंग, उनसे मुलाकात की है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग कही जा सकती है। जैसे ही जयशंकर सिंगापुर से यहाँ पहुंचे, चीन पहुंचे, तो उनकी राजधानी बीजिंग में उन्होंने हानचंग से मुलाकात की और उन्होंने बात की कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और खास तौर पर कैलाश मानसरोवर जो यात्रा हाल ही में शुरू हुई है उसको लेकर भी उन्होंने एक तरह से भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया जयशंकर ने जताई और कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के संबंध। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला कल धरती पर वापस लौट रहे हैं। शुभांशु 22 घंटे का जो वापसी का सफर है वो तय कर पृथ्वी पर लौटेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला की वापसी से पहले वहां की जो फेयरवेल सेरेमनी थी वो भी हुई, उसकी कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो तैयारी है वो अनडॉकिंग की है, यानी कि जो स्पेस स्टेशन है उससे जो उनका यान है वो अलग होगा, उसकी इस वक्त तैयारी जो है वो की जा रही है। शुभांशु शुक्ला ने, आपको याद होगा कि कल जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ये तस्वीरें आप अनडॉकिंग की देख रहे हैं। ISS से, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो उनका यान है उसकी अनडॉकिंग की, यानी कि उससे वो अलग होगा और फिर धरती की तरफ अपना जो जर्नी है, जो अपनी पूरी यात्रा है वो शुरू करेगा। कल दूसरे हाथ में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कल जो एक फेयरवेल सेरेमनी हुई थी, जो वहां पर बाकी अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने जिस तरीके से सबको जो एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ जो अंतरिक्ष यात्री आए थे उन सब से उनकी मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं देने की तस्वीरें। इस दौरान जो फेयरवेल स्पीच थी उसमें शुभांशु शुक्ला ने एक बार फिर कहा कि आज भी भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। आपको याद होगा जो पहले एस्ट्रोनॉट गए थे राकेश शर्मा, उन्होंने भी इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करते हुए कहा था कि भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है ऊपर से। वही बात शुभांशु शुक्ला भी दोहराते नजर आए। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यंत है, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ।
आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. And I am the mission pilot for Axiom 4 mission. 20 दिनों पहले शुरू हुआ सपनों का एक सफर आखिरी पड़ाव पर है। अंतरिक्ष में कमाल करने वाले भारत के लाल की घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विदाई से पहले शुभांशु ने एक अलग भारत देखा। कमाल की यात्रा रही है ये मेरी, लेकिन अब जैसे मेरी ये यात्रा ख़त्म होने वाली है, आपकी और मेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है। हमारी ह्यूमन स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम निश्चय कर लें तो तारा अभी प्राप्यन्ते, इवन स्टार्स आर अटेनेबल। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। शुभांशु के घर वालों को इंतजार है, उनकी मां को बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखेंगी। मिशन से वापस लौट रहा है, ऊपर से सफलतापूर्वक मिशन उसका कंप्लीट हो, बस यही दुआ कामना करते हैं कि किसी तरह से जल्दी वो आए और आकर हम लोगों से मिले, मुलाकात करें। 15 जुलाई यानी मंगलवार को जब भारत में घड़ी की सुइयां दोपहर के 3:30 बजे का वक्त दिखा रही होंगी, तब शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया अंतरिक्ष यान ड्रैगन यानी ग्रेस अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर की सतह से टकराएगा। फिर तय प्रक्रिया के हिसाब से अंतरिक्ष से लौटे चारों यात्रियों को एक खास सेंटर में पहुंचाया जाएगा। इधर 7 समंदर पार बैठे उनके माता पिता अपने बेटे के स्वागत का इंतजार कर रहे होंगे और हम उसका वेट कर रहे हैं। 15 को यहाँ पृथ्वी पर आएगा और हम लोग पूरी उत्सुकता से, पूरी मतलब जो है लगन, मतलब यही है कि बस ध्यान उसी में लगा रहता है कितनी जल्दी वो वापस हो और कितनी जल्दी हम उनको सफल देखें। बहुत जोरदार स्वागत करेंगे। आए तो हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, आंखें बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहे हैं कि आए, उनका जोरदार स्वागत करेंगे। खुद फूल मालाओं से, बैंड बाजों के साथ, जैसे भी होगा, जो चीज होती होगी स्वागत समारोह में, उनका स्वागत करेंगे अच्छे से। शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री जिस ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष में गए थे उसी से वापस लौटेंगे। जब ड्रैगन की एंट्री धरती के वायुमंडल में होगी तब उसकी रफ्तार 563 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन कैलिफोर्निया में समंदर की सतह के ऊपर इसकी रफ्तार को पैराशूट की मदद से 24 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाया जाएगा। यानी जब स्प्लैश डाउन होगा तब ड्रैगन की रफ्तार सिर्फ 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रशांत महासागर की सतह पर उतरने के बाद शुभांशु शुक्ला को अमेरिका की धरती पर लाया जाएगा और फिर 7 दिनों के लिए उन्हें ह्यूस्टन के स्पेस सेंटर में रिहैबिलिटेशन के लिए रखा जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, अगर मौसम ने पूरा साथ दिया तो 15 जुलाई को पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया तट पे स्प्लैश डाउन करेंगे। उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से अमेरिका की धरती पे लाया जाएगा। फिर 7 दिन के लिए वो ह्यूस्टन में, जहां पे एक्सियम स्पेस का और जॉनसन नासा का स्पेस सेंटर है, वहां पे उनका रिहैबिलिटेशन होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने के बाद कुछ ना कुछ मसल लॉस होता है और चलने में दिक्कत होती है। शुभांशु शुक्ला 14 दिनों के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए थे। उनकी वापसी 10 जुलाई को तय थी, लेकिन उनके मिशन की मियाद 4 दिन बढ़ा दी गई। करीब 20 दिनों में भारत के लाल ने ढेरों प्रयोग किए और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में तिरंगा भी लगाया। ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है
तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। वो पल बेहद खास होगा जब शुभांशु शुक्ला एक बड़े और बेहद कामयाब मिशन को अंजाम देकर धरती पर लौटेंगे। लेकिन 20 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापसी की चुनौतियां भी ढेरों होंगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव बागला की रिपोर्ट। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। अजय लेले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एमपी मनोहर पारिकर, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। काफ़ी कठिन है, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं डॉकिंग की जो प्रोसेस है, जो स्पेस स्टेशन से आईएसएस से जो डीकपलिंग का प्रोसेस है इस वक्त वो वहाँ पर चल रहा है। कि क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं पूरी वापसी की जर्नी में, कितना कठिन होता है ये सफ़र? कम से कम दर्शकों को सर इसके बारे में कुछ जानकारी दें। मेरे विचार से यह सफ़र काफ़ी कठिन रहता है, लेकिन इसके लिए वो काफ़ी ट्रेंड भी है। अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो 2 बजे दोपहर में ये प्रोसेस शुरू हुआ है। मेरे विचार से अभी तक ये प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटा और 35 मिनट का शायद यह प्रोसेस था। उसके बाद उनको 22 घंटे लगेंगे अर्थ पे लैंड करने के लिए। ये जो 2-2.5 घंटे का प्रोसेस था डीकपलिंग का, उसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन छोड़ के क्रू मॉड्यूल में जाना होता है। उसमें क्या होता है, पहले आपका एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे आपका जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कौन से भार पे चलता है। दैट मीन्स आपका पावर सोर्स क्या है, वो पावर सोर्स चेंज होते हैं, आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स चेंज होते हैं, आपका प्रोसेस में डीप्रेशराइजिंग करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो 2.5 घंटे में उन्हें कंप्लीट करनी पड़ती है, और उसमें चेक्स रीचेक्स काफ़ी होते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, आपके विजिबल डिस्प्लेस जो है वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना होता है। क्योंकि इसके बाद जो उनका पृथ्वीकर का प्रोसेस होगा 22 घंटे का, वो पूरा ऑटोनोमस होगा, पूरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड होगा। लेकिन सुधांशु शुक्ला पायलट है इस पर्टिकुलर मिशन के, सो उनको काफ़ी मात्रा में देखते रहना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए सो उनको वो ऑटोनोमस मोड से मैनुअल मोड में टेक ओवर करना होगा और फिर आगे का सफ़र तय करना होगा। तो मेरे विचार से चारों एस्ट्रोनॉट्स में सुधांशु शुक्ला के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह से उसको पायलट करके पूरा जो हम बोलते हैं लैंडिंग नहीं होता यहाँ पे, आप एक स्प्लैश डाउन करते हैं ओशन में, कैलिफोर्निया के बगल में ये ओशन में स्प्लैश डाउन होगा। तो पूरा प्रोसेस उनको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कंटिन्यूसली कि हर पैरामीटर्स जैसे वो चाहते हैं वैसे यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि क्या है, एज यू एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वहाँ पे टेम्परेचर में बहुत बढ़ोतरी होती है जी। कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। सो आपका पूरा थर्मल शील्ड जो है वो अच्छी तरह से काम करने की जरूरत है जी। उसके बाद अब जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, आपका स्पीड काफी सारा होता है। उसको कम करने के लिए 2 लेवल्स में पैराशूट्स खुलते हैं जी। पहला एक लेवल होता है 5.5 किलोमीटर पे मेन पैराशूट, उसके बाद 1.8 किलोमीटर में खुलता है जी। सो 5.5 किलोमीटर में स्पीड काफी मात्रा में कम किया जाता है। फाइनली जब 1.8 किलोमीटर आप लैंडिंग जोन से या पर्टिकुलरली वो ओशनिक एरिया जो है जहाँ पे आप स्प्लैश डाउन करने वाले हैं जी, तो आपको स्पीड अराउंड 8 मीटर्स पर सेकंड तक कम करने की जरूरत होती है जी। ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, लेकिन काफी ध्यानपूर्वक उनको वो देखते रहना पड़ता है। सर मैं आपसे दरखास्त करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त लेना है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जो अनकपलिंग का जो प्रोसेस है वो इस वक्त शुरू हो रहा है। काफ़ी देर से, जैसे बताया 2 घंटे से ये प्रोसेस चल रहा है। कुछ ही देर में जो वापसी की यात्रा है शुभांशु शुक्ला की और बाकी अंतरिक्ष यात्रियों की शुरू हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर शुभांशु शुक्ला का जो एक्सियम 4 मिशन है वो ख़त्म होने के बाद अब डीकपलिंग की जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी 22 घंटे की धरती की तरफ जो उनकी यात्रा है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कल भारत के समय अनुसार करीब 3 बजे के आसपास शुभांशु शुक्ला वापस जो स्प्लैश डाउन होगा, यानी कि जो समुद्र के ऊपर
उनका जो कैप्सूल है वो उतरेगा और उसके बाद उनके जो 17 दिनों का पूरा वहाँ पे कार्यक्रम रहा। उसके बाद शुभांशु शुक्ला को उनको और पूरी टीम को, जो बाकी उनके साथ अंतरिक्ष यात्री है, उनको नासा ले जाया जाएगा, जहाँ पर क्योंकि बहुत दिन स्पेस में रहने के बाद जो उनका एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो शुरू होगा और फिर उसके बाद वो भारत की तरफ वापस लौटेंगे।